बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि नैब गर्दी समेत सेलेक्टेड हुक्मरानों से तमाम मजालिम का हिसाब आम इंतखाबात में लेंगे, जो कि अब दूर नहीं। जबकि हुकूमती इत्तेहादी भी हमें काफ़ी बरहम नज़र आ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से आज कहा गया कि हमने हुकूमत का वफाक में भी और सूबों में भी साथ दिया, लेकिन हुकूमत ने हमारा साथ नहीं दिया। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, मुतालबात मनवाने के लिए कुछ न कुछ करना होता है। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इत्तेहादी नाराज हैं, ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद है, लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादी कहीं भी नहीं जा रहे और मुतालबात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है इत्तेहादी जमातों को। क्या हालात का इदराक है शेख रशीद साहब को, या वाकई जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? नहीं, इस वक्त ना इत्तेहादी इशू हैं ना इशू। सबसे बड़ा ये है कि जो इश्यूज हैं उनको कौन हल करेगा, ये इशू है। और इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो इशू है वो महंगाई। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक मशवरा, इस यकीन के साथ कि वो नहीं मानेंगे, कि वो जो मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुख्तलिफ ट्रेडर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ माहिरीन माशियात हैं, जो एक मुतबादिल नुक्ता नज़र रखते हैं, उनको सबको ये का जो काम कर रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स, ये वो जो होता है ना कि कहें ना, उनको ज़रा सुने। इसी तरह से मुख्तलिफ फैमिलीज़, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन अपना शुरू करें, अपना खुद ज़ाती इंटरेक्शन ऐसे मौके पे बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी हुक्मरान को ना कोई किला, ना कोई दीवारें, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड्स। किसी हुक्मरान की सबसे बड़ी जो हिफाजत है वो उसके अवाम करते हैं। उसके अवाम घेरा ऐसा डालते हैं उसके गिर्द, और इतनी बड़ी मजबूत दीवार बना लेते हैं अपने हुक्मरान के गिर्द कि फिर उस दीवार को कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन अगर वो दीवार गिर जाए जो अवाम अपने हुक्मरान को, और हमने हालिया वर्षों में देखा है कि हुक्मरानों के लिए लोग, अवाम अपनी दीवार बन के खड़े हुए हैं। तो खान साहब अपना एक इंटरेक्शन लोगों के साथ शुरू करें, और अगर ये जो इश्यूज़ हैं इस पर लोगों को इत्मीनान मिलें, कौम को मिलें, और लोगों को भी बताएं कि IMF का मामला क्यों ख़राब हुआ है अभी तक, क्यों माहिदा तय नहीं हो पा रहा, क्या वो डिमांड कर रहे हैं, क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अब तक मामला हल नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि सऊदी अरबिया से पैसे आ जाएंगे। वो पैसे भी अभी तक हमारे पास नहीं आए। इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ, जो $1 बिलियन आने थे वो आ जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल वगैरह वो भी नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन इशू ये है कि उनकी जो डिमांड्स हैं उसमें कानून साजी कैसे होनी है। खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और ये इशूज़ हैं। इशू 3 साल हुकूमत हो या 10 साल या 15 साल, एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है, और उसमें जो है ये पॉलिसी नहीं है कि अगले 6 महीने और बर्दाश्त करें महंगाई, या अगले 4 महीने गैस कम आएगी। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि लोगों को इत्मीनान में लिया जाए, उनको यकीन हो कि यार ये मामला है और ऐसे हल हो जाएगा। इतना मुश्किल हालात ना हो जाएं कि शौकत तरीन साहब पता चला कि फिर 4 वज़ीर ख़जाना तो जा चुके हैं, 5वें कहें कि मेरे भी बस से बाहर है, क्योंकि सारा शौकत तरीन साहब को सुनना पड़ रहा है, जिनकी गलती नहीं है उस मामले में, जिनकी पॉलिसी नहीं है। हमाद अजहर जो हैं वो गैस के हवाले से क्या मामला हैं। तो मतलब है कि जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे तो एक बात बनेगी, वरना ये तो आप देखें आज कराची में PDM निकली हुई थी, उनका मुजाहरा हो रहा था, बड़े लोग थे उसमें। फिर लोग एक मुतबादिल रास्ता तलाश करते हैं। मुतबादिल से मुराद ये हरगिज़ नहीं कि वो सारे मुस्लिम लीग नून के होंगे या वो JUIF के होंगे, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों को कि कहीं महंगाई के ऊपर एहतजाज शुरू हो गए हैं मुल्क में। तो मेरा ख्याल है कि इसको खान साहब जो है, और ख़ास तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कि या तो ऐसा लगता है कि माशी टीम ने सरेंडर कर दिया है, वो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे, मतलब वो एक बीच में बात के लिए दूसरे मुल्कों में भी और अब ख़त्म हो गई। फिर मतलब वो जो एक पॉलिसी होती है ना, पॉलिसी स्टेटमेंट, अगर किसी मुल्क में भी क्राइसिस है तो फिर पॉलिसी भी तो तैयार हो रही है ना। यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बन रही, यानी यहाँ पे सारा मसला जो है वो ये है कि
सर्दियों की बीमारी है, पीडीएम तो गर्मियों की है। तो ये एक ऐसे ही बातें हैं, मतलब सतही सी बातें जो असल बात है कि वो ये है कि इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। या पीडीएम वाले भी जो बात करें कि खुद अखलाकी तौर पे रिज़ाइन कर दें, वो रिज़ाइन करना अगर नंबर्स और मुस्लिम लीग काफ का और एमकेएम का इसमें रोल इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग काफ अगर ये कहती है, मुस्लिम लीग काफ भी इस वक्त एक वो प्रिजनर्स डिलेमा में है ना, कि कल उन्होंने क्या ऐलान करना है, ठीक है। और मतलब उनके तहफ़्फ़ुज़ात पंजाब हुकूमत से हैं, तो पंजाब हुकूमत से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मतलब ये भी अचानक आए हैं, मतलब वो और अगर वो हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि फिर तो इत्तेमाद को वोट लेने की बात करेगी अपोजिशन। तो देखते हैं बहरहाल, लेकिन मेरा ख्याल से उससे बड़ा ये इशू है जो महंगाई का इशू है, जो बिल्कुल बेसरोपा 3 दफ़ा गैस आएगी दिन में और ये होगा और वो होगा, इससे लोगों को निकालें। मुझे लगता है जैसे एक वो लेथार्जिक सा होता है ना एटीट्यूड, कि कुछ नहीं बस करना, बस देखो, मतलब है कि बस मतलब वो भी अब कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और मामला जो हैं वो रियासत के जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है हमारे आसपास। और एक जंग ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। अफगानिस्तान में आज फिर ब्लास्ट हुआ है, कल भी वहाँ पे हुआ था। स्टेबल नहीं हुआ अफगानिस्तान। अमेरिका ने मुकम्मल तौर पे कतर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि जो डिप्लोमेटिक मामलात होंगे वो कतर से, अमेरिका यानी कतर को दरमियान में रख के, कई मुल्क ऐसे हैं जिनसे अमेरिका जो है वो तीसरे मुल्क के ज़रिए बात करता है। यानी मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया से अमेरिका के सफारती ताल्लुकात नहीं है तो स्वीडन के थ्रू बात होती है। मिसाल के तौर पे ईरान और वेनेजुएला से जो अमेरिका बात करता है तो वो स्विट्ज़रलैंड के थ्रू करता है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी यूज़ होती है। अच्छा, तो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जहाँ सफारती ताल्लुकात नहीं होते, ठीक है। कोई मुल्क अगर हमारे पास, हम किसी मुल्क को नहीं मानते तो फिर हम टर्की के थ्रू उस मुल्क से, लोग इशारा समझ गए होंगे, टर्की में जो उनकी एम्बेसी है, फिर वहाँ से हम अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए सिक्योरिटी के हवाले से या और कोई मामला, तो टर्की की एम्बेसी यूज़ होती है। तो बात यह है कि इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो सूरत हाल, अच्छा वहाँ पे मैं भी बात कर रहा था कि कतर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है अमेरिका ने कि आप यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो कतर की एम्बेसी है वो अमेरिकन एम्बेसी और अमेरिकन डिप्लोमेट्स वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, यानी ठीक है ना, कतर। अच्छा, अब ये जो कतर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है तो यहाँ पर एक और मामला, अभी मैं उसको बताता हूँ। एक बहुत 2-3-4 बहरान ऐसे हैं जो पक रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कि इथोपिया, अल्लाह ना करे, सूडान और इथोपिया ऐसा ना हो कि वो यमन की तरफ दोबारा चले जाए, यमन या लीबिया बन जाए, क्योंकि वहाँ पे आज मुजाहरे हो रहे हैं सूडान में। सूडान के अंदर उन्होंने कहा है कि फ़ौज के जो जनरल बुरहान, उन्होंने कहा है कि मैं फतहुल बुरहान मैं नहीं मानता और किसी सूरत भी। उन्होंने नई अनाउंस कर दी है अपनी काउंसिल, खुद वो भी आ गए हैं और हमलिती भी साथ आ गए हैं जो पहले गायब थे। उन दोनों ने कहा है कि हम तो नहीं मानते, हुकूमत हट गई, वो फार्मूला फेल हो गया। उसके बाद अभी मुजाहरे हो रहे हैं, फायरिंग हुई है और लोग, एक शख्स कम से कम मर गया। तो वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा सूडान में ख़राब हो रही है, इथोपिया में ख़राब हो गई। इथोपिया का असर जो है वो फिर दाएँ बाएँ आगे पीछे एरिट्रिया इधर उधर फैलेगा हर तरफ, और ये जो है डिस्टेबलाइज हो रहा है अफ्रीका, जहाँ पर इस वक्त बाहर की फोर्सेस मौजूद हैं और बतौर एक तरह से प्रॉक्सीज हैं उनकी, ठीक है ना। बड़ी आलमी कुव्वतें बिल्कुल मौजूद हैं जो पहले नहीं थी इससे पहले। दूसरा जो एक फौरी तौर पे एक ख़तरा है वो है, देखें मैं इसको पहले आपको थोड़ी सी बात और एक बता दूं कि हम कहते हैं ना सोवियत यूनियन टूट गया। ये सोवियत यूनियन क्या था? ये जो सोवियत यूनियन है, ये सोवियत यूनियन क्या था? इसको हम सोवियत यूनियन क्यों कहते हैं, या हम इसको यूएसएसआर क्यों कहते हैं? यूएसएसआर इसको इसलिए कहते हैं कि ये इसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यूएसएसआर यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की यूनियन थी। यानी बिल्कुल ऐसे कर लें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप कहते हैं 50 रियासतें हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है, कुछ इस तरह करके, इस तरह यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, हम कहते हैं उसमें आयरलैंड है, उसमें इंग्लैंड है, फिर इंग्लैंड के स्कॉटलैंड है, वेल्स है। तो इस तरह करके ये जो था सोवियत यूनियन, ये 15 रियासतों का इत्तेहाद हुआ था। 1922 में 15 रियासतें थी जिन्होंने एक समझौता किया था। शुरू में 4 थी, ठीक है, शुरू में 4 थी, और 4 जो थी उन्होंने आपस में मुआहदा किया
कि हम यार एक हो जाते हैं और हम आपस में मिलके जो है वो बना लेते हैं, इत्तेहाद करते हैं, और इत्तेहाद करके, और ये 1922 से लेके 1991 तक ये मुल्क के तौर पे इसने एग्जिस्ट किया। लेकिन इसमें 15, शुरू में 4 थी, ठीक है, और बाद में जो है वो फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो 16 हुई, 16 से 15 हो गई। लेकिन जब टूटा सोवियत यूनियन तो 15 रियासतें उसकी टूट गईं, और एक तरह से उनका इलाहाक था, या आप कह लें कि यूनियन था, या जो भी उनका उसको नाम दें आप। अच्छा, लेकिन मैं यहां पर जो तो हम कहते हैं ना सोवियत यूनियन टूट गया, तो सोवियत यूनियन इस तरह से टूटा कि वो जो उनका एक मुआहदा हुआ था, सोवियत यूनियन किसी ने ऐसे नहीं तोड़ा, किसी ने हथौड़े से नहीं तोड़ा। सोवियत यूनियन जो था वो इस तरह से हुआ था कि उसमें एक बेलोरशिया की रियासत थी, ठीक है, एक रशिया था, और 2 जो है वो दूसरी रियासतों ने मिलके ये सोवियत यूनियन बना लिया था 1922 में। और उसमें ये हुआ कि ये इसमें जॉर्जिया भी आ गया, आर्मीनिया भी आ गया, ये भी आ गया, वो सारी इसमें 15 रियासतें, उनके कंप्लीट ये नाम लोग देख सकते हैं। तो 15 रियासतें, आज़रबाईजान भी, आर्मीनिया भी, जॉर्जिया भी, बेलारूस भी, ये सारे, तो ये 15 रियासतें अलग अलग हैं। लेकिन आर्मीनियन, सोवियत, अब इनके नाम क्या थे? सोवियत यूनियन क्या था? सोवियत यूनियन जब था तो वो था, अगर आप देखें तो इसमें एस्टोनियन सोवियत नजर आ रहे हैं आपको नाम, एस्टोनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जॉर्जियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, उसके बाद कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, ये सारी सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जब मिल गई तो उनकी यूनियन यूएसएसआर कहलाई। ये 15 थी, ठीक है। जब, और ये एक आर्टिकल 72 के तहत जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन जब मुआहदा हुआ 1922 में, उससे 4 रियासतें मिली आपस में। तो उस वक्त ये हुआ कि उसमें ये था कि आर्टिकल 72 के तहत कि जब कोई रियासत चाहेगी तो अलग हो जाएगी। तो 1991 में जब कोलैप्स होना था तो उस वक्त ये हुआ कि दिसंबर 1991 में बेलारूस के एक शहर में, क्योंकि उसमें बेलोरशिया होता था उस वक्त, और ट्रांस कॉकस के एक मुल्क होते थे, जो कॉकस के मुल्क में बताता हूँ ना, ये जो दरमियान में जॉर्जिया, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, ये एक ही था पहले उस वक्त 1922 में। तो ये रशिया, बेलारूस, इन 4 मुल्कों के दरमियान मुआहदा हुआ था। उसमें बाद में दूसरी रियासतें आ गईं, ये आज़ाद रियासतें थीं बहुत सारी। तो 1991 में ये हुआ कि आर्टिकल 72 के तहत रियासतों ने कहा कि हम अलग हो रहे हैं। कुछ रियासतें पहले अलग हो गई थी, बाकियों ने कहा कि हम अलग हो जाएंगे, यानी आइन के तहत हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जंग आजादी लड़ी लोगों ने, वो आइन के तहत एक आइन में गुंजाइश थी। जब ये इकट्ठे हुए थे 1922 में, जब यूएसएसआर बना था, रशिया ने बेलारूस से मुआहदा किया, जो कॉकसस के ममालिक थे उनसे मुआहदा किया, एस्टोनिया से इनसे किया, ये सारे सोशलिस्ट मुल्क थे। इन सब ने कहा कि हम इकट्ठे हो जाते हैं और यूएसएसआर बना लेते हैं, और फिर यूएसएसआर अलग हो गया। तो उसके बाद 10 मुल्क जो हैं वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के मेंबर हैं। वो जैसे कॉमनवेल्थ बरतानिया की बनी हुई है, इसी तरह इनकी कॉमनवेल्थ भी है, 10 मुल्क उसमें हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंटरनेशनल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको CIS कहते हैं। और उसके अलावा जो है वो बाकी मुल्क जो हैं वो फिर वो इंडिपेंडेंट होते गए, ठीक है। कुछ जो है, और अब ये आपको वस्ती एशिया नजर आ रहा है, आपको आर्मीनिया नजर आ रहा है, आपको आज़रबाईजान नजर आ रहा है, फिर मुख्तलिफ जो उनके ग्रुप बन गए। तो अच्छा, तो अब जो स्टार्ट हुआ था, जब ये बना था सोवियत यूनियन, तो बेलोरशिया था। तो बेलोरशिया वो है जो अब बेलारूस है, ठीक है। अच्छा, तो यानी बेलारूस की इंपॉर्टेंस ये है, बेलारूस की, कि मतलब है कि नाजी जर्मनी, नेपोलियन की जंगें हो रही हैं, और जनाब ऑटोमन्स, और ये मतलब बेलारूस, अगर आप मैकेंडर थ्योरी पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जॉन मैकेंडर की थ्योरी जो थी वो ये थी कि जिसने ईस्टर्न यूरोप के ऊपर कमांड कर ली, तो उसने जो है फिर वो वर्ल्ड आइलैंड पे कमांड कर ली, और जिसने वर्ल्ड आइलैंड पे कमांड कर ली उसने पूरी वर्ल्ड आइलैंड वो है जो मतलब दुनिया को 3 हिस्सों में वो तकसीम करता है ना मैकेंडर। वो कहता है एक वर्ल्ड आइलैंड है जो दरमियान में ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है, यूरोप भी है और एशिया भी है, और एक जो है वो इसमें आउटफ्लाइंग
जो हैं वो आइलैंड्स हैं, जैसे जापान हो गया, इधर छोटे मोटे जजीरे हो गए, और एक जो है वो बड़े जजायर हैं, देखें ना, मतलब ऑफशोर जजायर, बड़े जजायर हैं जिसमें वो जजीरा ही कहता है, अमेरिका को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, ये साउथ अमेरिका को बड़े जजायर हैं। लेकिन असल बात हो रही है हार्टलैंड की। वो कहता है जो ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा कर लिया उसने हार्टलैंड पे कब्जा कर लिया। ठीक है, वर्ल्ड आइलैंड, ये वर्ल्ड आइलैंड है दरमियान में जो बहुत बड़ा, यूरोप और एशिया, इसको वर्ल्ड एक जजीरा कहता है वो बड़ी, ठीक है। और जिसने वर्ल्ड आइलैंड पे कब्जा किया उसने वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया। तो ये ईस्टर्न यूरोप या वर्ल्ड आइलैंड का जो सेंटर है नक्शे में, अगर आप देखें तो बिल्कुल सेंटर जो आपको नजर आता है वो एक तरह से बेलारूस नजर आता है। तो बेलारूस लैंडलॉक कंट्री है, और बेलारूस जो है वो जब आजाद हुआ तो उसके जो आइन बना तो उसके जो सदर थे वो वही थे जो अब हैं। पहले सदर उसके 1994 से लेकर अब तक माशाल्लाह हैं, लोकातेंचो जो है, ठीक है, वही मौजूद है। और वो जो है वो उन्होंने किसी मौके पे ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि मैं यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनूं या मैं नेटो का मेंबर बनूं, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो जो लैंग्वेज, कल्चर, वो हर तरह से वहां पे रशिया, वो रशिया के साथ वो एक तरह से इमर्ज है, इसीलिए वो अक्सर, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि हमारा मर्जर हो जाए, क्योंकि फिर उनकी अपनी हैसियत भी तो है अलेक्जेंडर लेकोविंचो की। तो उसमें अब वही चाहते हैं कि मेरी एक इंडिपेंडेंट हैसियत भी रहे, लोग मुझसे बात करें, इलेक्शन हो, जो भी हो, जैसे मतलब है कि अपनी एक रहनी तो चाहिए ना, मतलब रशिया के वालाए ज़रूर हैं लेकिन वो मतलब है कि अपनी उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत है। और रशिया भी गालिबन ये चाहता है कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क का उनको, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी हैं, तो ये भी है, तो वोट भी है, तो अक्सर मुल्क, मैंने कहा था ना अमेरिका ने भी कई छोटे छोटे मुल्क बहुत सारे बनाए हुए हैं कि अच्छा है वो एक वोट पड़ना होता है, यूनाइटेड नेशन में तो एक वोट पड़ जाता है। और ये मुल्क, छोटे छोटे मुल्क जो होते हैं, ये बड़े इजीली इनके वोट बड़े आसानी से पड़ जाते हैं। अच्छा, अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बेलारूस के अंदर अब हमारे साथ क्या ताल्लुक है बेलारूस का। एक तो मैंने तुर्की का बता दिया था कल, ये कतर के पास जो सारा चला गया है मामला, इस पे डेफिनेटली तुर्की खुश नहीं है, क्योंकि जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसमें एक चीज कॉमन है, दो मुल्क इत्तेफाक ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे एक्सटेंडेड ट्रॉयका, पाकिस्तान की गलती नहीं है, ये तो बड़ी कुवतों ने बनाया है ना, अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। अच्छा, इसी तरह से जो तेहरान में हुआ तो ईरान के नेबर्स। अच्छा, इसी तरह से जो सेंट्रल एशिया के फोरम्स हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ये दाएं बाएं, या आप ये इंडिया में जो एनएसए का इजलास, ये जितने इजलास हो रहे हैं सारे अफगानिस्तान से रिलेटेड, उनमें टर्की नहीं है। अच्छा, हालांकि टर्की के बड़े स्टेक्स रहे हैं, और टर्की वो है जो कह रहा था कि काबुल एयरपोर्ट संभालना है एक वक्त में, लेकिन अब चूंकि कतर के पास चीज चली गई है तो ये टर्की नेटो मेंबर है, तो ये बात थोड़ी सी एक अजब सी है। और एक तरह से अमेरिका ने जो पॉलिसी इस वक्त ये अनाउंसमेंट की है, तो टर्की रशिया को पास कर दिया है। टर्की और रशिया के दरमियान आपको पता ना, मैं बताता रहता हूँ, यूक्रेन के ब्लैक सी में दाखिल होते हैं दरिया, उसमें समंदर में, तो वहां से बॉस्फोरस सेंटर होते हैं, तो रशिया और जो टर्की है उसके दरमियान इख्तलाफात भी हैं। लेकिन ये जो स्टेप लिया है, अमेरिका ये भी कह सकता था कि हमारी एम्बेसी टर्की में जो मौजूद है वो अफगानिस्तान को डील करेगी, तो टर्की के बड़े स्टेक्स हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि टर्की एक बड़ी कुवत है, वहां पे उनके एक पावर है, एक बड़ा उनका। लेकिन इस मरहले पे अमेरिका का ये कहना कि हम नेटो अलाई को छोड़ के कतर को दे रहे हैं, तो ये टर्की में इस बात को, और इसके पीछे वजूहात आप देखिए, बाइडेन और तैयब एर्दोगन की मीटिंग में डिसाइड हुई थी बात कि काबुल एयरपोर्ट को टर्की देखेगा, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि टर्की को नहीं इनवाइट किया किसी फोरम में, और खुद तालिबान से बात कर रहे हैं, तालिबान वहां करेंगे अपना ऑफिस, लेकिन टर्की में नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसको मैं जरा लिंक करें चीजों को, आप डॉट्स कनेक्ट करें। बेलारूस का क्या मसला है? बेलारूस का मसला यह है कि बेलारूस के बिल्कुल साथ अगर आप नक्शा उठा के देखें तो बेलारूस जो है वो उसके साथ आपको बिल्कुल नजर आएगा पोलैंड। अच्छा, ये पोलैंड जो है, पोलैंड और बेलारूस की सरहद पे इस वक्त हजारों लाखों लोग मौजूद हैं, हजारों, लाखों तो नहीं कहूंगा, हजारों लोग सर्दी से ठठर रहे हैं। और बेलारूस का ये पोलैंड का ये कहना है कि बेलारूस ने एक हाइब्रिड वॉर छिड़ दी है उसके ऊपर। ये पोलैंड ध्यान में रखेंगे, ये नेटो का मेंबर है, और बेलारूस जो है वो रशिया है, ठीक है। तो ये रशिया और पोलैंड को इस तरह से लें कि अमेरिका या नेटो या और रशिया, ये जो सरहद है दरमियान में, यहां हजारों लोग सर्दी से ठठर रहे हैं, और पोलैंड ने उनकी एंट्री रोक के यहां पर, और पोलैंड का ये कहना है कि बेलारूस ने हाइब्रिड वॉर, इन इमिग्रेंट्स के जरिए बेलारूस के बहुत से लोग जो हैं वो पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं जो कि इमिग्रेंट्स नहीं हैं, जो कि, लेकिन वो तलखी इतनी बढ़ गई है कि वो जंग की सूरत हाल इख्तियार करती नजर आ रही है
ठीक है, उन्होंने अमेरिका ने और जो ईयू है उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं बेलारूस पे, और बेलारूस आगे से अपनी ट्रूप्स को, और साथ ही एक वो बेलारूस और एक ये नीचे जहां पर यूक्रेन है, यानी बेलारूस तो लैंडलॉक कंट्री है ना, ये तो बिल्कुल एक ऊपर है, बिल्कुल एक अलग जगह जो हम पहले बता चुके हैं कि साथ उसके लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया ये ऊपर है, और फिर इसके नीचे जो ममालिक हैं जो कि आप समझ लें कि यानी रशिया का जो साउथ वेस्टर्न फ्लैंक है उसका, वहां पर ये पूरी जंग छिड़ी हुई है इस वक्त, रशिया को घेरा हुआ है एक तरह से, आप समझ लें नेटो ने, या जो रशिया के अगेंस्ट मुल्क हैं, और एक यूक्रेन के महाज पे और एक बेलारूस के महाज पे। और सूरत हाल यहां तक है, खराब है कि मैं तेजी के साथ ये कुछ हेडलाइंस बता के उसके बाद एक और नया महाज खुल गया जो बराह रास्त फिर असरअंदाज हो रहा है पूरे खत्ते में, और वो भारत में खुल गया। अच्छा, और वो ये है कि बेलारूस रेडी टू इंश्योर इट सिक्योरिटी विद रशिया हेल्प इफ नेसेसरी। ठीक है, ये तास एजेंसी पहली हमारी जो स्लाइड है, यानी बेलारूस जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने ये सारी आज की मैं आपको बता रहा हूं, आज और 24 घंटों की। ठीक है, उसके बाद जो है वो तासी कह रहा है, जो थर्ड स्लाइड है कि प्यूटिन फाइंड्स इट इनअप्रोप्रिएट टू कंडक्ट मैन्यूवर्स इन ब्लैक सी इन रिस्पॉन्स टू नेटो, यानी ब्लैक सी में भी है और बेलारूस में भी, ये दोनों दूर दूर हैं, लेकिन रशिया की वो साइड है, यानी जहां से नेटो, अमेरिका और नेटो रशिया के ऊपर एक तरह से वो कर रहे हैं। पर तासी कह रही है कि माइग्रेशन क्राइसिस वर क्रिएटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज देमसेल्व्स, ये हमने, मतलब रशिया जो है वो ये कह रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन ने आज बात की है कि ये जो क्राइसिस है ये खुद वेस्टर्न कंट्रीज ने क्रिएट की है। और फिर उसके बाद तासी कह रहा है कि पोलैंड एंड नेबर कंट्रीज वांट टू इनिशिएट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, उनके आसपास के मुल्क, यानी ज़ाहिर नेटो के मुल्कों की तरफ इशारा है, वो जो है वो जंग छेड़ना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद रॉयटर्स खबर दे रहा है कि रशिया और बेलारूस जो हैं उनकी जॉइंट पैराट्रूपर ड्रिल्स हुई हैं पोलैंड के नजदीक। पैराट्रूपर, हाँ, एक पैराट्रूपर की शायद डेथ भी हो गई है, उसमें खबर ही आ रही है कि पैराट्रूपर जो हैं, बड़ी तादाद में पैराट्रूपर जो हैं वो रशिया के, वो पोलैंड की सरहद के पास वो जो है वो आ रहे हैं ऊपर से। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो अमेरिका में वो जो एक बंदा घुसा था, ये 6 जनवरी को हुआ था ना, वहाँ पे जब ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने वो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, जी जी, तो जो हमला हो गया था कैपिटल पे, तो वहां से वो जो हमले में मतलूब लोग थे, वो जो अमेरिकन थे, उन्होंने जाके बेलारूस में पनाह लेनी शुरू कर दी है, जिनको अमेरिका ढूंढ रहा था, और बेलारूस उनको पनाह दे रहा है अपने यहाँ। अच्छा, जो ये सीएनबीसी की खबर देखें ना, अमेरिकन वांटेड ओवर जनवरी 6 एक्शंस रेल्स अगेंस्ट यूएस सेज ही फियर्स टॉर्चर है असाइलम इन बेलारूस। वो बेलारूस पहुंचने शुरू हो गए अमेरिकन। कौन से अमेरिकन? वो अमेरिकन जो ट्रंप के साथ थे, उन्होंने बेलारूस में पनाह लेनी शुरू कर दी। बिस्मिल्लाह हुई है, ये भी आगे और जाएंगे। और ये एक अजीब किस्म की दुनिया में आप सोचें कि जो साबिक सदर अमेरिका के जो हामी हैं, वो रशिया में बेलारूस में पनाह ले रहे हैं, और वो उनको दे रहे हैं पनाह, वो उनको पनाह दे रहे हैं। उन्होंने वो कॉरिडोर और खोल खाल के सारा उधर से कि इधर पनाह लो, जान, ये अजीब तमाशा हो रहा है। अच्छा, और उसके बाद जो है ये फिर मैं यूरो न्यूज को कोट कर रहा हूं कि 2 रशियन पैराट्रूपर्स ये बेलारूस की एक्सरसाइजेज में इनकी डेथ हो गई पोलिश बॉर्डर के नजदीक। और उसके बाद जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ऑपेड लिखा है कि लीडर ऑफ बेलारूस प्रोवोकिंग अ बॉर्डर क्राइसिस, ही मस्ट बी स्टॉप्ड। और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, उन्होंने यूरोप को वार्न किया है कि सैंक्शंस अस अगेन, क्योंकि सैंक्शंस लगा दिए हैं मजीद उनके ऊपर, वी विल कट गैस सप्लाई, हम पूरे यूरोप की गैस काट देंगे। अच्छा, अब ये ऑलरेडी वहां पर पावर क्राइसिस बर्तानिया में हम उसकी वजूहत बता चुके हैं, लेकिन बेलारूस ने कहा है कि हम ये सारी गैस काट देंगे जो रशिया से आ रही है। तो एक बड़ा क्राइसिस जो है। और फिर ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि पुतिन मासेस ट्रूप्स टू टेल नेटो टू स्टे आउट ऑफ यूक्रेन, नीचे यूक्रेन के ऊपर फौजें जमा होनी शुरू हो गई। यानी एक, मैंने आपसे कहा ना कि वो रशिया एक तेज महाज हो गया है, यानी महाज की जो तेजी है। और एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है कि क्रेमलिन डिनाइज प्लान टू इन्वेड यूक्रेन, कह रहा है हम यूक्रेन में अटैक नहीं करने जा रहे, और नेटो की थ्रेट्स को वो जवाब दे रहे हैं। और साथ ही फिर तास कह रहा है कि पुतिन ने कहा है कि इनअप्रोप्रिएट टू कंडक्ट मैन्यूवर्स इन ब्लैक सी इन रिस्पॉन्स टू नेटो ड्रिल्स। अच्छा, तो ये मुस्तकिल एक आप समझें कि ये भरा हुआ है, दुनिया का मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। फिर 16वीं स्लाइड आ गई कि एक्विजिशन रशिया। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, अच्छा टाइम्स ने फिर खबर दी है। बर्तानिया से क्या खबर आ रही है? बर्तानिया से खबर आ रही है जो 18वीं स्लाइड है हमारी, कि ब्रिटिश ट्रूप्स डिप्लॉयड टू पोलिश बॉर्डर्स, टेंशन विद रशिया राइज।
बरतानिया ने अपनी फौजें पोलैंड के बॉर्डर पे खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। यानी इस वक्त ये जो महाज है ना, सीएनएन कह रहा है रशिया एंड बेलारूस होल्ड मिलिट्री डील्स एज माइग्रेंट क्राइसिस ऑन ईयू बॉर्डर ग्रोज। अच्छा, यानी ये कोई, आप इसको, ये कुछ मामूली चीज नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये एक खौफनाक चीज है। अच्छा, इसके दरमियान में अभी चाइना चुप है। चाइना, बाइडेन और प्रीमियर शी की चूंकि मंडे को एक वर्चुअल गुफ्तगू होनी है आपस में, जो कि ला हासिल होगी, जिसका कोई अभी इस दुनिया के सिनेरियो में लड़ाइयां जंगें हो रही हैं, तो वो आगे से कुछ कहेंगे, वो आगे से इंटरेस्ट भी तो है ना दोनों में। नहीं इंटरेस्ट है, लेकिन शी जिनपिंग बड़े स्ट्रांग होकर आए हैं। ये जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की रेजोल्यूशन है, इसके ऊपर बात करूंगा किसी बाद में। ये जो रेजोल्यूशन पास हुई, बड़े स्ट्रांग होकर इमर्ज हुए हैं, ठीक है। यानी कई लोग तो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन माओ से ज्यादा ये उनके इक्वलेंट, उनके पास पावर्स हैं, अथॉरिटी है वो दुनिया में, तो वो बड़े स्ट्रांग होकर इमर्ज हुए हैं। और वो जो है वो अपने आप को, वो किसी सूरत दूर दूर तक कोई आसार नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन या किसी और के, लेकिन ये कि इस वक्त चूंकि रशिया का क्राइसिस ये बढ़ गया है बहुत ज्यादा। अच्छा, इस क्राइसिस में अब आप देखें कि पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो, यानी मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, फिर इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया अपने आप को कह रहे हैं हम रशिया के पास होंगे, रशिया के साथ सामने खड़ा हो जाके जो है वो अमेरिका, और यानी वो मैंने आपसे कहा ना, गैर फितरी इत्तेहाद। अच्छा, पाकिस्तान जो है उसने अपनी पोजीशनिंग देखनी है कि हमारी ये क्या पोजीशनिंग है इस वक्त। मतलब हम हैं आजरबाईजान के साथ, ठीक है ना। आजरबाईजान का मतलब है टर्की, आर्मीनिया का मतलब है रशिया, ठीक है ना। तो मतलब है कि अब इस वक्त जो एक पॉलिसी बन रही है ना, यूक्रेन, अगर हम यूक्रेन के साथ जाते हैं तो हम नेटो के साथ हैं, अगर हम यूक्रेन के साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि हम न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान, हम कहते हैं ना कि हम चाइना के साथ हैं, हमने बैलेंस रखा हुआ अपने आप को, हम चाइना के साथ भी हैं लेकिन हम थोड़े थोड़े अमेरिका के साथ भी हैं, और अमेरिका के साथ हम जाते हैं तो वाया अजरबैजान, यूक्रेन, ये रास्ता हम अपनाते हैं ना, आराम से यहाँ से यूं चले जाते हैं, ऐसे करके वाया भटिंडा, इस्लाम वगैरह, मतलब सारे बिरादर ममालिक हैं लेकिन यूं जाते हैं वैसे ऊपर से, ठीक है। मतलब रवायती रास्ता हमने छोड़ा हुआ है, जो अरब रास्ता था। और डॉक्टर साहब, ये सही तरीका है क्या? मतलब बैलेंस किया हुआ है नहीं, लेकिन मसला ये है कि देखिए ना, अब ये मतलब ये वो चीजें जो लोगों को पता होनी चाहिए ना, मतलब हम अजरबैजान के साथ क्यों, हम आर्मीनिया के साथ क्यों नहीं है। अब अजरबैजान हमारा दोस्त है तो टर्की हमारा दोस्त है, तो वो हमारा एक वो चल रहा है सिलसिला। लेकिन टर्की मसला ये कि टर्की अफगानिस्तान में नहीं है। अच्छा, अफगानिस्तान में नहीं है टर्की, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान को नहीं कह सकता इस वक्त। तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान कैसे कहेगा जाके कि आप जो है वो, पाकिस्तान के अपने रोलर पे बहुत है कि भाई वहां से दहशतगर्दी ने शुरू हो जाए, वहां से वहां पे ये ब्लास्ट खत्म हो जाए, वहां पे सिक्योरिटी आ जाए, वहां इस्तेकाम आ जाए। और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बात की है कि इंडिया अगर वहां इमदाद देना चाहता है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, यानी अपने रास्ते खोल देगा इमदाद के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान की इमदाद के लिए। सारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है। ये अलग बात है कि अमेरिका कुछ अर्से के अंदर अफगानिस्तान की जो फ्रोजन फंड्स हैं उसको रिलीज करने का सोच रहा है, ठीक है। और तालिबान के साथ उन्होंने कमिट किया है कि आप इंसानी बुनियादों पे, यही होता है ना, और क्या होता है, इंसानी बुनियादों पे होता है ना, ऐसी शुरू होती है ना बातें सारी। तो इशू ये है सारा। अच्छा, अब जो रशिया है, अब देखें ना, ये अल्लाह ना करे कि ये क्राइसिस बढ़े, लेकिन ये क्राइसिस बढ़ रहा है। यानी पैरा ट्रूपर्स और फौजें और आगे पीछे, फिर उसके बाद लोग बीच में ठठर रहे हैं, मर रहे हैं, बीच में एयरलाइंस बंद टर्की ने कर दी, वो फ्लाई नहीं कर रहा ऊपर, क्योंकि बेलारूस की जहाज, ये टर्की काउंसिल जो थी ये थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा आ गया था, बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हो गई थी, तो वो रशिया थोड़ा सा, मैंने कल भी बात की थी कि रशिया और ईरान थोड़ा सा उस पर अनईजी होते हैं कि टर्की सेंट्रल एशिया तक क्यों आ रहा है, तो वो थोड़ा सा, अब उसके नतीजे में खैर ये हुआ, एनीवे उसके नतीजे में ये हुआ कि वो मतलब ये बहरान अब डेवलप हो रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो एक्सटेंडेड ट्रॉयका है, ये पाकिस्तान की एक्सटेंडेड ट्रॉयका बहुत से लोगों को ना समझ आ रही है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि अमेरिका, चाइना, रशिया और पाकिस्तान मिलके एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, और स्टेटमेंट पाकिस्तान से नहीं अमेरिका से, तो वो वाला खेल नहीं है कि नई दिल्ली से कुछ और आ रहा है तो रशिया से कुछ और आ रहा है, और स्टेटमेंट आ रही है और आ रही है अमेरिका से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि जी इंक्लूसिव होनी चाहिए, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन, बिल्कुल एक पेज पर आपको अफगानिस्तान में अब तक कहीं आपको कोई 2-3 बातें नजर नहीं। पाकिस्तान भी चाहता है इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, पाकिस्तान भी चाहता है दहशतगर्दी वहां से ना हो, पाकिस्तान भी चाहता है कि वहां फॉरेन से आए, पाकिस्तान भी चाहता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बिल्कुल इस्तेकाम है, लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि शरारत हो वहां से जो होती रही है 72-73 साल। अच्छा, तो अब मसले की मसला यह है कि ये एक
स्टेबल हो गया है और अल्लाह करे हो जाए। मतलब उस अफगानिस्तान, इस अफगानिस्तान के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था। मतलब मुझे पता है कि वहां पे इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, लेकिन मैं कोई तालिबान की हुकूमत का यहाँ पे नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं सिर्फ इसको कंपेयर कर रहा हूं। मतलब ये चीजें उनको ठीक करनी है, बच्चियों के स्कूल, बच्चों के स्कूल, ठीक है ना, ये सारे। लेकिन आप जरा कंपेयर करें, 500-500 लोग एक दिन में मर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, इमारतें उड़ रही हैं, खुदकुश हमले, खुदा जाने क्या बर्बादी हुई है अफगानिस्तान। उससे बच के वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल आहिस्ता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं, मुझे लगता है बहुत तेजी से हो रहे हैं, तेजी के साथ हो रहे हैं। देखिए ये वाकयात इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब आप आ जाए इंडिया में, क्या कट्टा खुल गया नहीं? सर ब्रेक से वापस आके इस पर बात करते हैं, इंतहाई अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। अब उसका फॉल आउट पाकिस्तान पे आएगा। ये मैंने आपसे कहा ना कि हर महाज दूसरे महाज और इस महाज, ये जो जितने खुल रही हैं चीजें, उसके अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम इस मरहले पे होता है तो बराह करम अकाबरीन ये देखें, जो मुल्क के फैसला साज कुव्वतें हैं, सियासी रहनुमा हैं, बाकी लोग हैं, कि इर्द गिर्द चारों तरफ एक आग लगी हुई है। और आग के नए शौर, मतलब ये बेलारूस वाला मसला हमें नहीं पता था कि ये होगा दोबारा। ये यूक्रेन का मसला बढ़ रहा है, ये चाइना और इंडिया के मसाइल बढ़ने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके और एक नया महाज इंडिया के अंदर खुल गया, उस पर बात करेंगे आपसे। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप भारत में जो नए महाज खुल रहे हैं उस हवाले से बात कर रहे थे कि एक और नया इशू है जो आने वाले दिनों में मज़ीद। देखें, मैं एक बात पिछले साल या 1.5 साल से मुसलसल कर रहा हूं कि इंडिया को प्रॉब्लम इस तरफ से नहीं होगी, जो पाकिस्तान की साइड है वहां से प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां फोकस मत करें। पाकिस्तान से ना कोई यहां से कोई ना कोई अटैक उन पे करने जा रहा है, ठीक है ना। यहां से यहां फोकस मत करें जी। प्रॉब्लम खड़ी होगी इनको अपने मशरिक की तरफ से, मशरिकी बॉर्डर से। और मशरिकी बॉर्डर वो जो बार बार डिस्कस होता रहा कि जो सिस्टर स्टेट्स हैं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और 7 स्टेट्स हैं, और उसके बाद म्यांमार के अंदर बगावत है और बांग्लादेश, और ये कह के मेरे ख्याल से 1 साल हो गया जी सर। अब उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि एटलीस्ट 26, जो 35वीं स्लाइड है हमारी, एटलीस्ट 26 माओइस्ट किल्ड इन एनकाउंटर इन गडचिरोली, ये उनका एक महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है। 26 माओइस्ट मार दिए उन्होंने, ठीक है, पुलिस एनकाउंटर में सही एनकाउंटर, ठीक है। माओइस्ट जो है ये वो हैं जिनको नक्सलाइट्स भी कहते हैं। नक्सलाइट्स इसलिए कि वो नक्सलबारी एक आप समझें कि वहां पे एक नक्सलबारी गांव है जहां 67 के अंदर बगावत हुई थी, ठीक है, और वो नक्सलबारी बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर से नजदीक ही है, ठीक है। तो वहां पर जो है वो इसलिए वो नक्सलबारी कहा जाता है। तो ये माओइस्ट और नक्सलबारी और माओइस्ट एक तरह से, इस बात पहले भी हम कर चुके हैं, आइंदा कर लेंगे, लेकिन असल मसला है कि 26 लोग एनकाउंटर में मार दिए हैं। अच्छा, उसके बाद इसी खबर को अगर एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है तो वो भी इसी तरह कर रहा है कि 26 माओइस्ट किल इन एनकाउंटर। अब ये एनकाउंटर में कैसे मारे गए, मतलब कोई अटैक हो रहा था, क्या हो रहा था, कितना बड़ा अटैक था? वो कहते हैं कि जी वहां पे फॉरेस्ट एरिया में C60 कमांडो टीम एक सर्च ऑपरेशन कर रही थी और वहां पे एनकाउंटर में मार दिया। अब एनकाउंटर में 26 लोग मारे गए हैं, मार दिए उनके पुलिस ने। अच्छा, ये माओइस्ट वो हैं जो कि माओइस्ट है, यानी माओइस्ट यानी चेयरमैन माओ को अपना, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि आप समझ लें कि पाकिस्तान और भारत के बनने से पहले से मौजूद है कम्युनिस्ट पार्टी। ये उसके हार्ड कोर और ये गांव देहातों में इसलिए हैं, ये माओइस्ट हैं कि ये अपने साथ लिंक करते हैं अपने आप को गांव देहातों वाले चेयरमैन माओ ने जहां से स्टार्ट किया था। ये हम पहले बात करें उस रेवोल्यूशन के साथ लिंक करते हैं। तो ये माओइस्ट, ये कट्टर जो है ना, आप समझ रहे हैं कि वो चेयरमैन माओ को ही अपना हीरो मानते हैं। अब 26 माओइस्ट मार दिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही एक और वाकया हुआ है। देखें, ये जो स्टेट्स हैं ना, इस तरह से है कि नक्शे में आप देखें तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे वो कह रहे हैं कि गांव बना दिए चाइना ने और विलेज, और उस पर पहले भी बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं नहीं बनाया, वो कह रहे हैं बना दिया है, ये है वो, चोर चराबा चल रहा है, और जिसको चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है। अच्छा, उससे फिर आप नीचे आ जाएं तो फिर आपको असम नजर आएगा,
ठीक है, आसाम के एक तरफ आपको आसाम नजर आएगा, लेकिन पैरेलल आपको या नागालैंड है, और नागालैंड के बाद जो है वो उसके नीचे जो है वो मणिपुर है, ठीक है, और फिर मिजोरम है। यानी अरुणाचल प्रदेश और इधर आसाम हो गया जी। यहां त्रिपुरा हो गया, नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया, और यहां पर मणिपुर, दरमियान में मणिपुर है, नागालैंड और मिजोरम के दरमियान, ठीक है, नागालैंड और मिजोरम के दरमियान। और इसके बॉर्डर्स जो हैं वो आसाम से मिल रहे हैं, मिजोरम से मिल रहे हैं और म्यांमार से मिल रहे हैं। अब जनाब क्या हुआ है मणिपुर में, क्या हुआ है, ये बात बड़ी खौफनाक बात है। मणिपुर में ये हुआ है कि जो इंडियन एक्सप्रेस 39 स्लाइड देखें, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। ये नक्सलबारी का एक गांव है, ये बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, और यहां इसकी वजह से उनको नक्सलाइट्स कहा जाता है, माओइस्ट को। माओइस्ट जो बगावत हुई थी 67 में इस गांव की मुनासबत से। अच्छा, अब हुआ क्या है वहां पे, हुआ ये है कि जो 39 स्लाइड है कि मणिपुर में क्या हुआ है, कौन सा मणिपुर, जो कि म्यांमार के साथ है, जो कि नागालैंड और मिजोरम के दरमियान है, और जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वो पूरा। तो 26 तो माओइस्ट मार दिए पुलिस ने। अब उसका क्या रिएक्शन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस जो कह रहा है कि मणिपुर में आसाम राइफल्स के कमांडमेंट और फैमिली को 7 वहां पे हमला करके 7 लोगों ने मार दिया, एक कमांडिंग ऑफिसर और उनकी वाइफ और 9 साल बच्चा, जबकि वो बेस से आ रहे थे। मिलिटेंट्स ने एम्बुश किया उनके ऊपर और उनको मार दिया। अफसोसनाक वाकया है और बहुत परेशान कुन वाकया है कि मणिपुर में, कहीं पर भी दुनिया में वाकया हो, लेकिन इस वाकये का दूसरा जो एंगल है वो एंगल नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो एंगल है वो है जो इंडिया टुडे का मैं कोट कर रहा हूं, इंडिया टुडे की 38 स्लाइड। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये म्यांमार से हुआ है। अब देखें, ये देखें, यानी क्योंकि अब देखें, अटैकर्स इन्फिल्ट्रेटेड इनटू इंडिया फ्रॉम म्यांमार बॉर्डर। अच्छा, अब मसला ये है कि ये इसको असम राइफल्स, ये पूरी अगर ये फैल गया ना मामला, ये मैं अभी मतलब मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, ये इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करें, लेकिन यह मामला खराब है। ये मैं बहुत दिन से बात ये चल रही है कि वहां पर म्यांमार से, अच्छा अब म्यांमार से लोग वहां पे बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं, बांग्लादेश से क्रॉस कर रहे हैं, फिर माओइस्ट मारे गए हैं, फिर उसके बाद वो बीजेपी का जो मामला चल रहे थे, वो आसाम का फड्डा चल रहा था, ये महाराष्ट्र में मारे गए हैं 26 लोग, और फिर उसके बाद वहां देखें ये बात होना कि मणिपुर से म्यांमार से लोगों ने क्रॉस करके मणिपुर में मार के एम्बुश में वापस चलेंगे म्यांमार। तो मुझे बताएं कि अब इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी पिक्चर में इसके पीछे कौन है भाई? ये एक पुरानी उनकी इंसर्जेंसीज हैं, ये पुरानी, ये कोई नई आज नहीं पैदा हुई मणिपुर के अंदर, ये माओइस्ट को आज नहीं पैदा हुए, ये एक आप समझ लें कि ये 47 से भी पहले की हैं। ये उस वक्त जब इनकलाब चाइना और माओइस्ट और ये सारा, तो उस वक्त से अब वो एकदम से एक्टिव हो गए सारे, और उन्होंने इंडिया में किया। दूसरी जो बात है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो ये है कि यमन के हालात जो हैं वो, यमन के हालात खराब हो रहे हैं, और यमन के हालात अगर खराब होते हैं तो मैं ये देखें, टेलीग्राफ की खबर जरा देखें, ये जो 13वीं स्लाइड से दिखाइएगा, प्रिपेयर फॉर रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यूएस ने अपनी यूरोपियन एलाइज को कहा है, ठीक है, कि यूएस की किसी वक्त भी इन्वेजन हो सकती है, प्रिपेयर फॉर, टेलीग्राफ की जो 13वीं स्लाइड है हमारी। तो ये ऊपर जो मामला है, ये मामलात ऊपर के खराब हो रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा, लेकिन मेरा जो इशू है ना, दूसरी बात वो ये है कि देखें, हुती रेबल्स ने, हुतीज जीते, हुतियों ने क्या किया है कि यूएस एम्बेसी के ऊपर उन्होंने यरगमाल बना लिया, यूएस एम्बेसी यमन के अंदर, और वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट कर देते हैं, हुती रेबल्स इन यमन ऑक्यूपाई यूएस एम्बेसी कंपाउंड। और तेहरान जो है वो, ये मैंने कहा कि तेहरान, ये तेहरान टाइम्स ये खबर दे रहा है कि मार्चिंग टुवर्ड्स विक्ट्री इन मारिब, मारिब की तरफ विक्ट्री, ये तेहरान टाइम 30वीं स्लाइड। मारिब के गिरने का मतलब ये है कि जो सऊदी अरेबिया की हुकूमत, मतलब मार्चिंग टुवर्ड्स विक्ट्री, जो मैं बात कह रहा हूं ना कि मारिब दरमियान में है, वहां पर डिफेंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हुदैबा की जो दूसरी बंदरगाह जो कि कोस्टल, वहां यूएई, अच्छा यूएई की पॉलिसीज इस वक्त बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई के जो ये तेहरान टाइम्स को कोट करते हैं, ईरान सीरिया टाइज इन द स्पॉटलाइट यूएस डिप्लोमेटिक आउटेज। यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डेमास्कस गए हैं, उनके डिप्लोमेट्स डेमास्कस जा रहे हैं, और डेमास्कस के बाद वो जॉर्डन जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यानी
इस मरहले पे सऊदी अरेबिया, ये बात मैंने पहले की थी, सऊदी अरेबिया यूएई यमन में एक पेज पे अब नहीं है, बिल्कुल सर, यूएई अपनी फौजें निकाल चुका है। सऊदी अरेबिया का इशू यह है कि सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, यूएई का बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर सिर्फ ओमान का है, जिनके ताल्लुकात हुती, जो कि हुती दूर है उनसे, तो वो जो ओमान की जो साइड है वो बिल्कुल दूर है हुती, ये सना अदन वदन से नक्शा देखें। और लेकिन मसला यह है कि सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है साथ लगा हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तो साहब। इस मरहले पे अगर ईरान ये कह रहा है कि विक्ट्री होने जा रही है हुतीज की, और अमेरिका ने हुतीज को टेररिस्ट से निकाल दिया है, तो ये अच्छा ये जहन में रखें कि हुतीज को जो फाइवर्स हैं या जैदीज हैं उनके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ये बदरुद्दीन हुती का कबीला है, वो एक मसलक है, उसको कल बात कर लेंगे। लेकिन इशू ये है कि सारा अब ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और इन इवेंट्स के दरमियान पाकिस्तान बजाय इसकी आउटरीच करें, हमारे रहनुमा दुनिया को जरा देखें सीधे, क्योंकि एक मैन मेड क्राइसिस अंदर नहीं होता बगैर वजह के अफगानिस्तान में इस्तेकाम है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे नाज़रीन मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।